राधे राधे दोस्तों, संपूर्ण हिंदी साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। मैं रेणु कुमारी। हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत आदिकाल के बारे में हमने पढ़ा था इससे पहले, और अब हम आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं आज हम देखेंगे 50 प्रश्न, और उससे अगली वीडियो में हम 50 प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने आगे की वीडियो में जो 8 भाग हमने बनाए थे उनमें आदिकाल के प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं, कौन कौन से कवि रहे, किसने प्रथम कवि किसे माना, किस विद्वान ने, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत पहला प्रश्न आता है कि साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये कथन डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपति चंद्र गुप्त या आचार्य शुक्ल। आप बताइए कौन होगा? तो ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न आता है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, गाडसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर। तो इतिहास लेखन की परंपरा का जो सूत्रपात किया था वो किया था गाडसा दत्तासी ने। तीसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ के लेखक हैं? विजेंद्र स्नातक, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर विनय मोहन। आप बताइए इस ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, तो ये हैं डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा। अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य की भूमिका, रीतिकाल की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल या हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो इनमें से कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? रीति काव्य की भूमिका। इस नाम से इन्होंने कोई भी पुस्तक नहीं लिखी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुई? शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष बताना है इसमें। 1850, 1873, 1863 या 1883। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1883। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? ये जो रचना लिखी है किसने लिखी? कर्नल जेम्स टोड ने, गाडसा दत्तासी ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने या फादर कामिल बुल्को ने। तो आप बताइए किसने लिखी थी? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान लिखी थी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों में से किसे सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जाएगा? पहला इतिहास किसे कहा जाएगा? शिव सिंह सरोज, 284 वैष्णवन की वार्ता, भक्तमाल या फिर द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो आप बताइए इनमें से किसे कहा जाएगा हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ? तो वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, तो आप इन्हें ध्यान से देखिए, और आने वाले परीक्षाओं में भी इनमें से बहुत प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न है, मिश्र बंधुओं द्वारा रचित साहित्य इतिहास का क्या नाम है? मिश्र बंधुओं ने मतलब कौन सा ग्रंथ लिखा है, कौन सी रचना लिखी? हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, मिश्र बंधु विनोद या फिर मिश्र बंधु साहित्य सागर। तो आप बताइए इनमें से कौन सी लिखी? मिश्र बंधु विनोद। अगला प्रश्न है, आचार्य शुक्ल प्रणीत
साहित्य इतिहास में सर्वाधिक विवादास्पद काल रहा है। सबसे विवादास्पद काल कौन सा रहा? आदिकाल, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, आधुनिक काल। तो आप बताइए कौन सा रहा? इनमें से रहा आदिकाल। क्यों? क्योंकि इसके जो नामकरण हैं वह अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग किए, और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम क्या दिया था? वीर गाथा काल। वीर गाथा काल नाम किसने दिया था? शुक्ल जी ने। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा? राहुल सांकृत्यायन ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, मिश्र बंधुओं ने, या फिर रामकुमार वर्मा ने। तो आप बताइए हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने अपने साहित्य इतिहास की समय सीमा क्या रखी थी? इन्होंने ये जो अपना ग्रंथ लिखा था उसमें जो साहित्य का इतिहास है उसका समय क्या माना उन्होंने? 693 से 1693, 800 से 1500 ईस्वी, या फिर 1000 ईस्वी से अद्यतन, या फिर 1000 से 1800 ईस्वी। तो आप बताइए क्या माना था इन्होंने? रामकुमार वर्मा के बारे में पूछा जा रहा है। तो इन्होंने माना था 693 से 1693 माना था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इससे पहले पूछा था आलोचनात्मक इतिहास, तो वो किसने लिखा था? रामकुमार वर्मा ने। यहाँ पे पूछा जा रहा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इस किसके द्वारा रचित है? श्याम सुंदर दास के, नामवर सिंह के, नगेंद्र के, या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के। तो वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। 13वां प्रश्न आता है हमारा, इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा है? प्रवृत्ति के आधार पर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण किए उसके। किसी ने विधेयवादी पद्धति को स्वीकारा, किसी ने वैज्ञानिक पद्धति को, किसी ने विधेयवादी पद्धति को। तो इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर पूछा गया है कि प्रवृत्ति के आधार पर किसने प्रवृत्ति के आधार पर किया गया नामकरण कौन सा था? रीतिकाल, आदिकाल, भारतेंदु युग, या फिर आधुनिक काल। तो इनमें से कौन सा था? वो था रीतिकाल। रीतिकाल को प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण किया गया है इसका, रीतिकाल का। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी? मतलब रीतिकाल को अलंकृत काल किसने दिया है? तो रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया रामकुमार वर्मा ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो बताइए आप किसने दिया था अलंकृत काल? ये दिया था रामचंद्र ने, मिश्र बंधुओं ने दिया था अलंकृत काल नाम। अलंकृत काल नाम देने वाले थे मिश्र बंधु। शुक्ल जी ने आदिकाल का क्या नामकरण किया? तो शुक्ल जी ने आदिकाल का नामकरण किया था आरंभिक काल, चारण काल, वीरगाथा काल, या फिर प्रारंभिक काल। तो हम यह भी ऊपर बता चुके हैं, वीरगाथा काल। किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ जो है 1050 विक्रम संवत से स्वीकार किया? रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, या मिश्र बंधुओं ने। तो ये आप बताइए किसने किया था? ये किया था रामचंद्र शुक्ल ने। इसका समय 1050 विक्रम संवत से स्वीकारा। अगला प्रश्न आता है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा था? आधुनिक काल को मतलब शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? वर्तमान काल, आधुनिक काल, गद्य काल, या कोई नहीं।
तो आप बताइए। तो आधुनिक काल का नाम शुक्ल जी ने दिया था गद्य काल। शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया? मतलब शुक्ल जी जो नामकरण किया था हिंदी साहित्य के इतिहास का, वो किस आधार पर किया? परंपरा के आधार पर किया, या फिर प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर, प्रमुख ग्रंथों के आधार पर, या इनमें से कोई नहीं? तो ये किया था इन्होंने प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर। अगला प्रश्न आता है, आदिकाल को संधि चारण काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को संधि चारण काल नाम किसने दिया था? डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, या फिर एक इसमें ऑप्शन गायब है, मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु। तो आप बताइए किसने दिया था? संधि चारण काल नाम दिया था राम कुमार वर्मा ने। ये इसका उत्तर सही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन में हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना जाता है? तो यहाँ राम कुमार वर्मा के काल विभाजन के आधार पर पूछा है। इन्होंने 700 विक्रम संवत माना, या फिर 750 विक्रम संवत, या 1000 विक्रम संवत, या 1050 विक्रम संवत। तो आप बताइए कौन सा माना था इन्होंने, राम कुमार वर्मा ने? तो इन्होंने माना 750 विक्रम संवत। अगला प्रश्न आता है हमारा, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त आधुनिक काल का प्रारंभ कब से मानते हैं? 1800 ईस्वी से मानते हैं, या फिर 1857 से, या 1900 ईस्वी से, या 1750 ईस्वी से? तो आप बताइए कब से मानते हैं गणपति चंद्रगुप्त? इसमें आधुनिक काल का प्रारंभ पूछा है, तो ये मानते हैं 1857 से। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया था? तो इसमें पूछा जा रहा है कि बीज वपन काल नाम किसने दिया था? मिश्र बंधुओं ने दिया, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया, या फिर शिव सिंह सेंगर ने, या फिर धीरेन्द्र वर्मा ने? तो आप बताइए किसने दिया था बीज वपन काल नाम? तो ये दिया था महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान कौन थे? आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रांगे राघव ने, और एक ऑप्शन आता है इसमें द मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु। तो आप बताइए, प्रारंभिक काल नाम देने वाले थे मिश्र बंधु। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को प्रारंभिक काल मानने वाले विद्वान थे। ये प्रश्न तो हम अभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, सिद्धों के सामंतों की प्रधानता के कारण हिंदी साहित्य के आदिकाल को किसने सिद्ध सामंत काल कहा? सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने कहा, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, या फिर राम कुमार वर्मा ने, या रामचंद्र शुक्ल ने? तो आप बताइए सिद्ध सामंत काल नाम किसने दिया था? ये दिया था राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन हिंदी का पहला कवि किसे मानते हैं? लुइपा को, सरहपा को, शालिभद्र सूरि को, या चंद्रवरदायी को? आप बताइए किसे मानते हैं? राहुल सांकृत्यायन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इन्होंने माना सरहपा को। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी का पहला ग्रंथ, पहली रचना कौन सी है? इसी आएगा यहाँ पे। पहला ग्रंथ या पहली रचना कौन सी है? भरतेश्वर बाहुबली रास, शावकाचार, पृथ्वीराज रासो, या पाहुण दोहा?
तो पहली रचना कौन सी मानी जाती है? श्रावकाचार। इसका समय पूछा जाए तो 933 ईस्वी। किसके द्वारा रचित है ये? देवसेन द्वारा। देवसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रावकाचार के रचयिता कौन है? ये हम इससे पहले वाले में बता चुके हैं वैसे तो। देवसेन, धनपाल, राम सिंह, जोइंदू। तो कौन है श्रावकाचार के? देवसेन। समय क्या था इसका? 933 ईस्वी। अगला प्रश्न आता है श्रावकाचार की रचना कब हुई? नेक्स्ट प्रश्न आ ही गया। तो ये होती 933 ईस्वी। ये सभी प्रश्न अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देखें। आधुनिक काल का वर्गीकरण नाम से वो सभी उपलब्ध हैं और वो उसके 8 वीडियो बने हैं। आपने अगर वो नहीं देखे तो उन्हें ज़रूर देखें। उनमें एक एक रचनाकार के बारे में, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, उन रचनाओं में क्या वर्णन किया गया है, वो सब एकदम मतलब एक एक बारीकी से सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। तो आप उन्हें ज़रूर देखें। अगला प्रश्न आता है हमारा, जगनिक द्वारा रचित वीर रस प्रधान ग्रंथ कौन सा है? मतलब वीर रस की प्रधानता कौन से ग्रंथ में रही है जो जगनिक ने लिखा है? बीसलदेव रासो, कुमांड रासो, परमाल रासो। परमाल रासो का दूसरा नाम क्या मिलता है? आलाखंड, या फिर पृथ्वीराज रासो। तो आप बताइए वो कौन सी रचना है? वीर रस प्रधान रचना है परमाल रासो, जिसका दूसरा नाम है आलाखंड। अगला प्रश्न है, आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? ये भी पूछ लिया गया। तो अभी देखा हमने। आप बताइए, परमाल रासो है, कुमांड रासो है, पृथ्वीराज रासो है, या हम्मीर रासो है? आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? तो ये है परमाल रासो का। पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त है? कि प्रमाणिक है, अप्रमाणिक है, अर्ध प्रमाणिक है, या फिर ये एक जाली ग्रंथ है? तो कौन सी धारणा अधिक उपयुक्त मानी जाती है इस ग्रंथ के बारे में? कि ये एक अर्ध प्रमाणिक रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? तो बीसलदेव रासो का प्रधान रस बताइए। वीर रस है, शांत रस है, श्रृंगार रस है, या फिर करुण रस है? तो बीसलदेव रासो का प्रधान रस माना जाता है श्रृंगार रस। और श्रृंगार को ऐसे नहीं लिखा जाता है, श्रृंगार को लिखा जाता है ऐसे, शब्द शुद्धि में पूछा जाता है श्रृंगार। निम्नलिखित में से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा है। पृथ्वीराज रासो, कुमांड रासो, परमाल रासो, या फिर पृथ्वीराज रासो? तो आप बताइए किसे माना जाता है प्रथम महाकाव्य? ये माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। और ये किसने माना, अगर ये पूछा जाए तो ये माना रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने माना पृथ्वीराज रासो को प्रथम महाकाव्य। और प्रथम महाकवि अगर पूछा जाए तो जो इसके रचनाकार हैं चंद्रवरदाई, उन्हें प्रथम महाकवि माना। किसने? शुक्ल जी ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के वृहद रूपांतरण में कुल कितने सर्ग हैं या फिर समय हैं? 30 हैं, 36 हैं, 47 हैं, या फिर 59 हैं? तो आप बताइए कितने सर्ग माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं 69, 59 नहीं 69, 69 सर्ग। पृथ्वीराज रासो के वृहद रूपांतरण में 69 सर्ग माने गए हैं। अगला प्रश्न 35वां प्रश्न आता है हमारा कि गोरखवाणी के संपादक कौन हैं? गोरखवाणी
का संपादन किसने किया? माता प्रसाद गुप्त ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने, श्याम सुंदर दास ने, पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। तो आप बताइए किसने किया था? गोरखवाणी का संपादन ये किया था पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने। अगला प्रश्न है, नारी निंदा किस संप्रदाय में मिलती है? मतलब नारी की निंदा किस संप्रदाय में की गई है, किस संप्रदाय ने मानी? तो ये मिलती है नाथ पंथ में मिलती है, या फिर जैन संप्रदाय में, या सिद्ध संप्रदाय में, किसी में भी नहीं मिलती। तो आप बताइए किस में मिलती है? नारी निंदा मिलती है नाथ पंथ में। नाथों ने, क्योंकि इससे पहले सिद्ध हुए, सिद्धों ने तो क्या माना कि नारी को साधना में इन्होंने जरूरी माना, और जब सिद्धों में से ही नाथ अलग हुए, मतलब उनकी चार धाराएं अलग थी, वही नाथ कहलाए। तो नाथों ने नारी को निंदा का पात्र माना। उन्होंने माना कि नारी जो है साधना करने में बाधक होती है। इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। इनकी नाथ संप्रदाय की विशेषता क्या है, इन्होंने किस चीज़ को माना, किस चीज़ को नहीं माना, और सिद्धों और नाथों में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है। नाथ संप्रदाय में क्या नहीं माना? गुरु की महिमा को नहीं माना, या फिर नारी निंदा को नहीं माना, इंद्रिय निग्रह को नहीं माना, या गृहस्थों का आदर नहीं माना। तो बताइए आप इसमें क्या नहीं माना गया है नाथ संप्रदाय में? तो यह है गृहस्थों का आदर। गुरु की महिमा का इनको माना है, गुरु की महिमा को। नारी की निंदा इन्होंने की है, पहले देखा हमने, इंद्रिय निग्रह के बारे में भी, परंतु इन्होंने गृहस्थों का आदर नहीं माना। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? वर्ण रत्नाकर के रचयिता जगन्नाथ दास हैं, विद्यापति हैं, ज्योतिरीश्वर ठाकुर हैं, या फिर स्वयंभू हैं। तो आप बताइए इनमें से कौन है? वर्ण रत्नाकर के ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। प्राकृत पेंगलम, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली, या पद्मावत। तो आदिकाल का कौन सा ग्रंथ नहीं है इनमें से? पद्मावत। जबकि ये तीनों आदिकाल के ही हैं, विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेली और प्राकृत पेंगलम। जबकि पद्मावत रीतिकाल की रचना मानी जाती है। विद्यापति की जो पदावली रचना है वह किस भाषा में हुई? मतलब पदावली की भाषा पूछी गई है। अपभ्रंश भाषा है, बांग्ला भाषा है, मैथिली भाषा है, या फिर मागधी भाषा है? तो इसकी भाषा है मैथिली भाषा। पदावली किस भाषा में लिखी गई? मैथिली में। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया? खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले कौन थे? खुसरो थे, विद्यापति थे, स्वयंभू थे, विद्यापति थे, या चंद्रवरदाई थे? तो ये तो सबको पता होगी, ये थे खुसरो। खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है, और इन्हीं को प्रथम प्रयोगकर्ता माना जाता है। 42वां प्रश्न है कि जैन धर्म का संबंध इनमें से किस कवि ने नहीं? जैन धर्म का संबंध इनमें से किस कवि का नहीं है? स्वयंभू नहीं है, धनपाल, जोइंदू, या फिर विद्यापति। 3 तो जैन धर्म से संबंधित हैं और एक नहीं है। तो बताइए वो कौन है? तो वो है विद्यापति। जबकि स्वयंभू, धनपाल और जोइंदू ये तीनों जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भविष्यत कथा या फिर भविष्यत कहा, दोनों नाम इसके मिलते हैं। इसके रचनाकार पूछे गए हैं। धनपाल हैं, स्वयंभू हैं, खुसरो हैं, या फिर जोइंदू हैं?
तो बताइए इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं धनपाल। भविष्यत कथा, भविष्य की चिंता करते हैं धनपाल। ये ट्रिक से इसे आप याद भी कर सकते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? प्रबंध चिंतामणि, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या फिर राउलवेल? तो शिलाओं पर लिखा हुआ ग्रंथ कौन सा है? वो है राउलवेल। मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। मैथिली भाषा में लिखित गद्य रचना पूछी गई है। वर्ण रत्नाकर है, राउलवेल है, प्राकृत पेंगलम है या फिर पदावली है? तो आप बताइए वो कौन सी रचना है जो गद्य में लिखी गई है और मैथिली में? तो वो है वर्ण रत्नाकर। किसकी? इसके रचनाकार कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। पृथ्वीराज रासों में सर्वाधिक विवादित पक्ष है, मतलब पृथ्वीराज रासों का सर्वाधिक विवादित पक्ष पूछा गया है। भाषिक संरचना, ऐतिहासिकता, चित्रांकन या प्रबंधात्मकता? तो इसकी ऐतिहासिकता को ही सर्वाधिक विवादास्पद माना जाता है। पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं। पाहुड़ दोहा के रचनाकार पूछे गए हैं। पुष्पदंत, रामवीर सिंह, सरहपा या फिर धनपाल? पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? ये पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं राम सिंह। निम्न में से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? यहाँ श्रृंगार फिर गलत लिखा है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। श्रृंगार रस की प्रधानता किस रासो काव्य की मानी जाती है? पृथ्वीराज की, परमाल रासों की, बीसलदेव रासों की या फिर हमीर रासों की? बताइए आप, श्रृंगार रस किस में प्रधान है? तो वो है बीसलदेव रासों में। राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं हैं? सरहपा की, लुइपा की, गोरखनाथ की या फिर जालंधर नाथ की? तो दोहा कोश में सरहपा की जो रचनाएं हैं वो संपादित की गई हैं। और किसने करी हैं? राहुल सांकृत्यायन ने। आखिरी प्रश्न आता है हमारा कि आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? चरित काव्य के बारे में पूछा है कि आदिकाल में जो चरित काव्य हैं वो किस साहित्य में रचे गए, क्योंकि आदिकाल को 6 वर्गों में विभाजित किया गया था। 6 वर्ग कौन कौन से थे? गद्य साहित्य, पद्य साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और एक था रासो साहित्य। तो इसमें पूछा है चरित काव्य किस में रचे गए? तो जैन में रचे गए, रासो साहित्य में रचे गए या फिर नाथ साहित्य में या सिद्ध साहित्य में? तो बताइए आप किस में लिखे गए? तो वो लिखे गए जैन साहित्य में। सर्वाधिक चरित काव्य का उल्लेख मिलता है। आपको मेरा प्रयास कैसा लगता है ये ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिले और आप उनका लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।